गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें बच्चों आपके मेनली एनिमल टिश्यू है और कॉकरोच वाला पोर्शन है। तो इस साल आपका कॉकरोच वाला पोर्शन तो डिलीट हो चुका है, बस अपने ये एक सिंगल टॉपिक है एनिमल टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं। मेनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू हम यहाँ पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। क्लियर? एपिथेलियल टिश्यू सिंपल से नाम से तुम्हें थोड़ा समझ आ रहा है कि बाहर की आउटर कवरिंग, बाहर की आउटर कवरिंग विद जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है वो कवरिंग किससे फॉर्म हो रही है, वो कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म हो रही है। फिर मैं नेक्स्ट आती हूँ कनेक्टिव टिश्यू से। नाम से थोड़ा समझ आ रहा है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस को कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू प्रेजेंट होता है बॉडी में, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू, मसल्स से जो फॉर्म हो रहे हैं टिश्यू, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, तो वो क्या कहला रहा है आपका मस्कुलर टिश्यू। और नर्वस टिश्यू जो कि नर्व्स इम्पल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने में हेल्प करता है। तो एनिमल टिश्यू यहाँ मैंने कौन से बताया, 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू बच्चों अभी बोले मैंने। कौन से? एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, muscular tissue and last and final that is nervous tissue. ओके, एपिथेलियल टिश्यू बच्चों अभी मैंने बोला आपको कि आपकी बॉडी की आउटर कवरिंग, बॉडी की आउटर कवरिंग दैट मीन्स स्किन की जो पूरी कवरिंग होती है, उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी कवरिंग जो बना रहा है, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज नॉन एज एपिथेलियल टिश्यू। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सबसे पहले लोकेशन हमें ध्यान रखनी है। लोकेशन मैंने आपको क्या बोली बच्चों, अभी इसी फॉर्म में हमें लिखना भी है नोट्स कि कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर कवरिंग में। इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके किस जगह पे प्रेजेंट है, उनके आउटर कवरिंग पे। कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस को कवर कर रही है एंड लाइन द इंटरनल फ्री सरफेस ऑफ द होलो विसरल ऑर्गन, दैट इज ये क्या हुआ, इसका लोकेशन हुआ कि किस जगह पे ये प्रेजेंट होती हैं। अब यदि हम सेल्स की बात करें तो इसकी सेल्स जो होती हैं वो इस तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, यानी इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत लेस रहता है। क्लियर? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं के बराबर होता है बच्चों इसमें। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि ये आपस में 2 सेल जो होती हैं नॉर्मली जंक्शंस के थ्रू जुड़ी हुई रहती हैं। जंक्शंस कैसे बताऊं बच्चों, या तो इस तरह के जंक्शंस रहते हैं, ये आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, या दोनों के बीच में इस तरह का एक जंक्शन आता है, या ये टाइटली बाउंडेड रहता है बिल्कुल आपस में। ये हो गया, ये टाइटली बाउंडेड है, इस तरह से जंक्शन होता है कि 2 जो होते हैं इंटरडिजिटेशन बोलते हैं, इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं आपस में, तो वो वाला जंक्शन हो गया। और कुछ में क्या होता है, बीच में गैप होता है जिसमें फ्लूइड फिल होता है, इससे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। उसके अलावा हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसके नीचे की तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। उस मेम्ब्रेन को मैं क्या नाम दे रही हूँ बच्चों, इस मेम्ब्रेन को मैं कह रही हूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हम बात कर रहे हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसका मेन फंक्शन क्या हो रहा है, कोई भी सेल है क्योंकि वो लाइव है तो उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट्स को लेने में हेल्प करती है। कौन? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्लियर हुआ एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है। अब एपिथेलियल टिश्यू की बच्चों में बात कर रही हूँ तो मेनली एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे आपके 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं बच्चों मैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमुलर, कॉल्यूमनार, ग्लैंडुलर। एंड सिलिएटेड। ओके, तो कौन कौन से सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, स्क्वैमस,
क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हैं वो मैं बताऊंगी। सिंपल एपिथेलियल जो है वो एक सिंगल लेयर से फॉर्म होते हैं। ये वाली जो आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर से, जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये पूरा आपका बाहर की तरफ का ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। और एक सिंगल लेयर से जो फॉर्म होने वाला टिश्यू होता है, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज नॉन एज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एक सिंगल सेल है, पूरी सरफेस पे जो सिंगल सेल है उसका इंडिकेशन बता रही हूँ मैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में ये रहता है। अब इसमें हम कौन कौन सा पढ़ रहे हैं? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वैमस से। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये किससे बन रहा है? अगेन वही सिंपल, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये जो है सेल जो होती हैं इरेगुलर शेप की होती है। इसका जो शेप होता है इरेगुलर होता है, ओके। तो ये क्या कहला रही है? आपके स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहला रहा है। इसका यदि हम लोकेशन देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये मेन हमें देखना है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस जगह ये प्रेजेंट होती है, ये दो चीज़ हमें मेन देखनी है। तो स्क्वैमस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मेनली कहाँ प्रेजेंट है? इनर लाइनिंग ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की इनर लाइनिंग बनाती है जो कि लंग्स में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को फॉर्म कर रही है, क्लियर। और जितनी भी बॉडी कैविटी होती है उसकी कवरिंग जो होती है वो किससे बन रही है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म हो रही है, क्लियर। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेन। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला कि क्या हमको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर क्या होती है, नेक्स्ट इज लोकेशन एंड थर्ड इज फंक्शन, कि इनका फंक्शन क्या रहता है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन बताऊं बच्चों, तो मेन ये डिफ्यूजन बॉडी होती है, डिफ्यूजन में हेल्प करती है, यानी सब्सटेंस को वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। कौन सी? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट मैंने आप लोग को कौन सी बताई? क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में क्या डिफरेंस रहता है? होती सिंगल लेयर है बच्चों ये भी, बट इसकी जो शेप होती है वो क्यूब की शेप होती है। ये चीज़ हमें बस ध्यान रखना है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्या रहती हैं? क्यूब शेप में रहती हैं सेल्स, बाकी सिंगल लेयर है ये। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, क्यूब शेप्ड हो जाएगी, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब मैं इसकी लोकेशन की बात करूं बच्चों, तो लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट होती है? नॉर्मली ये स्मॉलर डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड एंड इन द थायराइड वेसल। सलाइवरी ग्लैंड आपकी माउथ में होती है, पेनक्रियाज आपके एलिमेंट्री कैनाल में बताऊंगी बच्चों में वहाँ पे, ठीक है। किसके बीच में रहता है? नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रह रहा है। और नेक्स्ट मैंने आप लोग को क्या बोला? थायराइड वेसल, जो कि आपकी कहाँ रहती है? नेक में होती है, क्लियर। तो यहाँ कौन सी प्रेजेंट होती है? क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसका मेन फंक्शन, क्योंकि मैंने अभी बोला सलाइवरी ग्लैंड है, पैनक्रेटिक ग्लैंड है, तो इनका मेन काम क्या होता है? सलाइवा सिक्रीट करना, पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट करना। तो इनका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, दो फंक्शन मेन इनके रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। इसकी जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी टॉल होती है, पिलर शेप बोलते हैं बच्चों यहाँ पे इसको। ये क्यूब की शेप ना होकर थोड़ा सा इस तरह से इसकी सेल्स रहती हैं। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू में मैंने आपको बताया बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सब में रहेगी बच्चों, सिंगल लेयर है वो भी बताया, बट यहाँ पे क्या मेन डिफरेंस रहता है कि यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो पिलर शेप होती हैं। यहाँ पे अब हम सेल को क्या बोलेंगे? पिलर शेप्ड, यानी इनकी हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है, ठीक है। तो इस तरह की जो होती हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं? कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? मेनली कॉलमनार जो है वो इनर सरफेस ऑफ स्टोमक की इनर सरफेस पे, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इन सब की इनर सरफेस पे।
यानी मेन जो इनकी अंदर वाली सरफेस रहती हैं उन सरफेस पे, आउटर सरफेस और इनर सरफेस की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये स्टोमक की इनर सरफेस में रहता है, इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पे रह रहा है, गॉल ब्लैडर की इनर सरफेस गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड को फॉर्म करता है। तो क्योंकि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड की इनर सरफेस फॉर्म कर रहा है, इसीलिए मेन इसका काम भी यदि मैं बोलूँ बच्चों तो क्या रहता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट इसका फंक्शन यदि मैं बोलूँ तो क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कॉलमनार हो गया। नेक्स्ट लेते हैं सिलिएटेड। नेक्स्ट कौन सी है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अगेन यहाँ पे बच्चों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हैं, सिंपल कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू भी कह सकते हैं। तो यानी शेप जो है इसका वो किस पे डिपेंड कर रहा है, शेप डिपेंड कर रहा है कि आपकी कॉलमनार है बट इसमें यदि सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है, तो ऐसी एपिथेलियल टिश्यू को मैं क्या नाम देती हूँ, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। चाहे वो क्यूबॉइडल शेप की हो, चाहे वो कॉलमनार शेप की हो, शेप कुछ भी हो, बट यदि उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज नॉन एज सिंपल, उसके शेप के अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू या सिंपल कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, इस तरीके से उसे नाम दे देते हैं। ये मेनली कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, फैलोपियन ट्यूब्स में, ब्रोंकियोल्स में, नेजल पैसेज में, यहाँ अंदर की तरफ। तो मेनली क्या करती है कि रिमूव करने का काम कर रही है, या जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला फैलोपियन ट्यूब में ये मेनली क्या करती है, ओवा जो होता है इसको आगे की तरफ मूव करने में हेल्प कर रही है। ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, एयर आती है तो एयर पार्टिकल्स को बाहर निकालने में हेल्प कर रही है। ऐसे ही नेजल पैसेज में इसका ये काम रहता है। द सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ओवा म्यूकस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करती है, इसलिए इसे बोल रहे हैं सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर, मेनली सीलिया के प्रेजेंट्स होने के कारण। नेक्स्ट आते हैं बच्चों ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू पे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू ये आपका दो तरीके से हो सकता है। इसमें जो सेल हैं, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ बना रही हूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें भी रहती है। इसमें जो ये सेल होती है, इस सेल को हम नाम देते हैं गॉबलेट सेल। पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ग्लैंडुलर सेल में जो सेल हैं थोड़ी सी बड़ी रहती हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं, और ये जो सेल होती हैं इनको गॉबलेट सेल्स कहा जाता है। ये जो होती हैं यूनिसेलुलर फॉर्म में भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी हो सकती हैं। दोनों चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यूनिसेलुलर फॉर्म भी है और मल्टी सेलुलर फॉर्म भी है, और इससे जो डक्ट निकल रही हैं वो सिंगल डक्टेड भी हो सकती है ये, और ये डक्ट जो होती हैं आगे जाके ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू मेनली इसमें क्या होंगी, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो मेनली सिक्रीशन का काम करेंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो गॉबलेट सेल्स होती हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैंने ये बात बताई आपको कि ये जो है आगे ये जो होती हैं डक्टेड होती हैं, तो डक्ट जो होती हैं इसकी ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल है मेनली ये टू टाइप की होती हैं ग्लैंड्स, इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। थोड़ा सा हमें ध्यान होगा, 9th में हमने पढ़ा भी था। एक्सोक्राइन जो होती हैं वो डक्टेड ग्लैंड्स होती हैं, जो मैंने अभी बात बोली आपको कि इसमें डक्ट होती है, डक्टेड ग्लैंड्स हैं। अब इसमें मैंने दो चीज़ ली थी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, डिपेंड करता है। ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, डिपेंड करता है कि क्या है। डक्ट है तो वो ब्रांच्ड भी है और अनब्रांच्ड भी है। और एंडोक्राइन जो होती है वो डक्टलेस होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो इनमें होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में, वो ध्यान रखना है। उसके बाद एक्सोक्राइन की बात करूं तो ये अपने सिक्रीशन, जब मैंने डक्टेड बोला है तो ये अपने सिक्रीशन किस में सिक्रीट कर रही है, डक्ट में सिक्रीट कर रही है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है अपने सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना।
कि ये अपने सिक्रीशन जो होती हैं डक्ट में सिक्रीट करती हैं, जबकि ये अपने सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती हैं। तो इसके जो सिक्रीशंस होते हैं नॉर्मली मैं बताऊं बच्चों क्या रहता है, म्यूकस, एंजाइम्स हो जाएंगे सारे, ठीक है, सलाइवा हो गया, ये ऑयल हो गया, स्वेट हो गया, ये सारी की सारी कौन सी हैं, एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन जो होती हैं इनकी सिक्रीशन को क्या नाम देते हैं हम, हार्मोन्स नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन्स होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की मैं बात करूँ तो वो कौन कौन सी हैं, नाम से हमें अभी समझ में आ गया, सलाइवरी ग्लैंड होगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, पैंक्रियाटिक ग्लैंड हो गई, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गई, ये स्वेट ग्लैंड होगी, सीबेसियस ग्लैंड जिसे ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, वो सारी कौन सी ग्लैंड होती हैं, वो सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करूँ तो बच्चों पूरा एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है। तो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में डालती है और उन सिक्रीशन को हम क्या नाम देते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये आपका हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये हो गया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब आते हैं हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पे। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, वहाँ मैंने बोला था कि सिंगल लेयर रहती है, सिंगल लेयर से फॉर्म होने वाले टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंगल लेयर से ना बन के मोर देन 2 लेयर से जो फॉर्म होती है एपिथेलियल टिश्यू से कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो इरेगुलर शेप है, क्यूब शेप है, कॉलमनर है, कॉलम बने हुए हैं, पिलर शेप होती है उसकी, तो उस अकॉर्डिंग हम इसे नाम दे सकते हैं। सिंपल में मैंने स्क्वैमनस एपिथेलियल टिश्यू बोला था जब इरेगुलर शेप थी, बट यहाँ पे जब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू नाम दे रही हूँ तो जब इरेगुलर शेप होती है और बहुत सारी सेल्स के ग्रुप इस तरीके से हमें मिल रहे हैं इरेगुलर शेप के, इसमें नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी हुई है। 3D स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ फॉर्म नहीं होगी, इसलिए मैं इसे मल्टीसेलुलर इस अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये इरेगुलर शेप की मैं बच्चों बात करूँ तो ये जो कहला रहा है इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। वहाँ मैंने बोला था जब सिंगल लेयर थी तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे इरेगुलर शेप विद आपकी क्या बोलूँगी मैं, मल्टी सेलुलर शेप, मल्टी लेयर्ड बोलूँगी, सेलुलर नहीं मल्टी लेयर्ड होती है, तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। फिर सेम इसी में क्यूब शेप भी हो सकती है ये और कॉलमनर शेप भी हो सकती है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस मेनली हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो लेयरिंग होती है वो सिंगल लेयर ना हो के मल्टी लेयर्ड रहती है। क्लियर। इनका फंक्शन यदि मेनली हम देखें तो ये प्रोटेक्शन करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, केमिकल से प्रोटेक्शन करता है। क्लियर। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, तो ये हमारा फर्स्ट टिश्यू कंप्लीट हो गया, एपिथेलियल टिश्यू। अब मैं नेक्स्ट पे आती हूँ, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ भी सेम बच्चों वही चीज़ होगी जो मैंने वहाँ बताई, स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो कि ऑर्गन्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑर्गन्स को जोड़ने का काम कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इस कनेक्टिव टिश्यू में मेनली क्या भरा हुआ रहता है, बहुत सारा मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है। उसके अलावा इसमें फाइबर्स होते हैं, उसके अलावा इसमें बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर मेनली अपन इन्हें नाम देते हैं। और उसके अलावा सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट बताया मैंने, मैट्रिक्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखें कि ये जो होता है लूजली बाउंडेड भी हो सकते हैं फाइबर्स जो होते हैं, और उसके टाइटली बाउंडेड फाइबर्स भी हो सकते हैं। इसमें मेनली 2 टाइप ऑफ फाइबर्स मिल रहे हैं, कौन से, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर। टू टाइप ऑफ फाइबर इसमें रहते हैं, कोलेजन
एंड इलास्टिन फाइबर जो मेनली क्या दे रहे हैं आपके टेंजाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी टिश्यू को स्ट्रेंथ देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है, तो टू टाइप ऑफ, मैंने अभी यहाँ पे आपको बोला भी था, टू टाइप ऑफ फाइबर है, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। क्लियर। अब मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बना हुआ रहता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो है ये लिक्विड है पर ये किससे बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब आप कहोगे मैम ग्लाइकोप्रोटीन का क्या मतलब होता है, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हमें पता है प्रोटीन, यानी ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और मैट्रिक्स इससे फॉर्म होता है इसका, कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। यदि मैं क्लासिफिकेशन करूं, थ्री टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं बच्चों यहाँ पे। लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू मेनली टू टाइप के होते हैं यहाँ पे, एल्यूलर एंड एडिपोज। एल्यूलर एंड एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू बच्चों अगेन टू टाइप के रहते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। टू टाइप के हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो उसमें क्या हैं प्रेजेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, फिर आते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पे। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों क्या क्या रहता है, बोन्स रहती हैं, कार्टिलेज एंड ब्लड। ये आ गया आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो मेनली थ्री टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रक्चर की बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू। एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें वही मैंने टू टाइप ऑफ, सबसे पहले तो मैंने बोला लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब इसमें जो आपके फाइबर्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं और लूजली बाउंड रहते हैं, इस तरीके से फाइबर्स। इन्हीं के बीच में आपके क्या प्रेजेंट रहती हैं, सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो लिक्विड भरा रहता है, दिस लिक्विड इज नॉन एज मैट्रिक्स। टू टाइप ऑफ मैंने फाइबर बताए थे, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। ठीक है, उसके अलावा इसमें अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है, दूसरी होती है मास्ट सेल। ये सब जितने भी बैक्टीरिया आते हैं आपके, उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो गई, मास्ट सेल हो गई, मैक्रोफेजेज हो गई, ये अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप्ड करती हैं। जितने भी पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। मैक्रोफेज हो गए। तो ये जो होता है आपका कंप्लीट जो मैंने बताया, ये कौन सा है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि फाइबर्स लूजली अटैच्ड हैं। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे एक बात बोली कि इसमें मेनली क्या क्या प्रेजेंट है, कोलेजन इलास्टिन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, मैक्रोफेज हैं। ये कौन सा टिश्यू मैंने आपको बताया, एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आती हूँ मैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद एडिपोज टिश्यू की बात करूँ तो स्किन की सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है, सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की होती है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी होती हैं। उसके अलावा इसके पास क्या होती हैं, इस तरीके से फैट ग्रैन्यूल्स होती हैं। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फैट ग्रैन्यूल्स होती हैं, सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, फैट ग्रैन्यूल्स हो गया, सेल्स होती हैं उसे बोलते हैं एडिपोसाइट्स, जिसमें फैट भरा हुआ रहता है जिन सेल्स में, उन सेल्स को क्या नाम दे देते हैं अपन, एडिपोसाइट। ये मेन डिफरेंस होता है एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। क्लियर हो गया।
एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फिर से बताया मैंने, स्किन की सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसमें फैट सेल प्रेजेंट होती हैं। आपकी बॉडी में जितना भी कंजप्शन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, उसके बाद जो बचता है वो फैट में कन्वर्ट होकर इसी एडिपोज टिश्यू में जाके एक तरह से स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आती हूँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। नाम से समझ आ रहा है डेंस, इसमें जो फाइबर्स होंगे वो फाइबर्स जो होंगे वो टाइटली बाउंडेड होंगे। अब उसमें भी हमने 2 टाइप ऑफ फाइबर की बात करी थी। एक तो होते हैं रेगुलर फाइबर्स, इस तरीके से बिल्कुल टाइटली बाउंडेड हमें बनाना है। ये तो हो गए आपके रेगुलर फाइबर्स, इसमें भी सेल्स होंगी, इसमें भी मैट्रिक्स होगा, पर इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड फाइबर्स रहते हैं, स्पेस इनमें कम रहता है। ठीक है, सेल्स रहती हैं इसमें अलग अलग तरह की, वो बना दो। मैट्रिक्स भी इसमें रहता है। ये हो गया आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। ये तो मैंने बताया आपको रेगुलर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इरेगुलर पे। इरेगुलर की बात करूं बच्चों तो इरेगुलर में क्या रहता है, ये इरेगुलरिटी बना दो। ये फाइबर्स जो होते हैं इसके सारे इरेगुलर, सेल इसमें भी होती हैं अलग अलग तरह की, और मैट्रिक्स इसमें भी रहता है। तो ये इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और ये रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों मैंने 2 चीज़ आपको बताई यहाँ पे। एक तो बताया टेंडन, दूसरा बताया लिगामेंट। टेंडन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली ये क्या करता है, बोन्स को या मसल्स को बोन से जोड़ रहा है, वो कौन सा होता है, टेंडन। और बोन्स को बोन से जोड़ने वाला जो होता है वो लिगामेंट होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, जो कि मेनली क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। क्लियर हो गई बात हमें अच्छे से कि टेंडन क्या है और लिगामेंट क्या है। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये हमें क्लियर हो गई है यहाँ पे बात। फिर आते हैं अपन स्पेशल, हम लोग स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पे। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें मैंने आपको फर्स्ट बताई बोन। ठीक है, बोन्स जो होंगे इसके अंदर इस नॉन पैलिएबल होती है, नॉन पैलिएबल यानी नॉन फ्लेक्सिबल होती है ये। ठीक है, इसमें जो होती हैं आपके सेल्स जो होती हैं उसमें क्या मेनली प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, जिस कारण से इसके बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस लगभग नील के बराबर रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया कि बोन्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, नॉन पैलिएबल होती हैं, एंड इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर। इट अकर इन कॉन्सेंट्रिक लेयर, ये इस तरह की कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में प्रेजेंट रहती हैं। ये तो इन लेयर्स को मैंने आपको क्या बताया, ये लेयर्स पूरी, ये जैसे मैंने बाहर बाहर नहीं बनाई, ये इस तरह की लेयर्स बनाएंगे पूरा। ये बाहर की लेयर हो गई, फिर ये अंदर की लेयर फॉर्म करेगी पूरी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं, इन लेयर को मैंने क्या नाम बोला बच्चों, इन लेयर को हम बोलते हैं लैमेली। ठीक है, इस लैमेली के बीच में एक कैनाल होती है, इस कैनाल को मैं नाम देती हूँ हैविसियन कैनाल। ठीक है, उसके अलावा इसमें ब्लड, ये मेनली कैनाल क्या काम कर रही है, ब्लड को कैरी करने का हेल्प करती है और नर्व्स कैरी करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसमें जो बोन्स में सेल होती हैं, इन सेल को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ये जो सेल्स हैं ये क्या कहला रही हैं, ऑस्टियोसाइट सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, इन ऑस्टियोसाइट सेल्स में बीच में आपकी क्या होता है, आर इरेगुलर बॉन्ड सेल लोडेड इन स्पेस, बीच में इनमें एक स्पेस होता है सेल के बीच में, ये वाला जो स्पेस है इसे मैं क्या नाम दे रही हूँ बच्चों, इसे मैं कहती हूँ लैक्यूना। तो ये क्लियर हुआ। यदि एक बोन की स्ट्रक्चर बताऊँ तो बोन के स्ट्रक्चर में इस तरह इरेगुलर रिंग प्रेजेंट रहती हैं, जिसे लैक्यूनी कहते हैं। बीच में इसमें क्या होती है, हैविसियंस कैनाल होती है। उसके अलावा इसमें जो सेल होती हैं, दिस सेल इज नॉन एज ऑस्टियोसाइट सेल्स, जिसमें कैल्शियम सॉल्ट भरे हुए रहते हैं, और इसमें जो बीच में स्पेस होता है, दिस स्पेस इज नॉन एज लैक्यूना। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट देना, मूवमेंट में हेल्प करना बोन्स का। फिर आते हैं हम कार्टिलेज पे। दोनों में मेन डिफरेंस क्या रहता है, ये तो मैंने नॉन पेलिएबल बोली, ये सेमी रिजिड होती है, पेलिएबल होती है। और
रजिस्ट कंप्रेशन, यानी इसमें कंप्रेशन थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स हमें क्लियरली बाहर दिख रहा है पूरा अच्छे से। इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, लैक्यूने होते हैं। इसमें जो सेल्स होती हैं, यानी बीच वाला लैक्यूने और जो सेल्स रहती हैं आपकी, इन सेल्स को नाम देते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स, इसकी सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कह रहे हैं। ये इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, कार्टिलेज की हो गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, बोन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया। बोन नॉन प्लेएबल यानी नॉन फ्लेक्सिबल होती है, कार्टिलेज होती है प्लेएबल यानी फ्लेक्सिबल होती है। इसमें क्लियरली हमें पता चल रहा है कि इसमें जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं उसमें सॉल्ट भरे हुए रहते हैं जो उसको हार्ड बना देते हैं, ठीक है। इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। कार्टिलेज जो होती है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होती है। फिर आते हैं हम लोग ब्लड में। ब्लड जो होता है ब्लड मेनली किससे बना हुआ रहता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल से, ठीक है। ब्लड सेल जो होती हैं मेनली 3 टाइप ऑफ सेल यहाँ प्रेजेंट होती हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा इसका लिक्विड पार्ट होता है जिसमें सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। प्लाज्मा में लगभग 97% तो वाटर रहता है और बाकी सब इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। वेस्ट मटेरियल्स भी इसी में मूव करते हैं तो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयंस, प्लाज्मा प्रोटीन, वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा 3 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती है वो हीमोग्लोबिन इसके पास होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो मेनली उसके पास लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करता है। और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका पूरा बड़ा हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो ये आपका कंप्लीट होता है कनेक्टिव टिश्यू। फिर आते हैं हम मस्कुलर टिश्यू पे। मस्कुलर टिश्यू मेन 3 टाइप के रहते हैं बच्चों। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक मसल। स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं क्योंकि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बोन्स के पास प्रेजेंट होती हैं, इसलिए मैं इसे एक नाम और देती हूँ, स्केलेटन मसल, क्योंकि ये बोन्स के पास प्रेजेंट होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, विसरल ऑर्गन जितने भी होते हैं उसके पास प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे मैं क्या बोलती हूँ, स्मूथ मसल्स। कार्डिक मसल तो ठीक है, कार्डिक मसल रहती है। तो ये मेन 2 चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसे स्केलेटन मसल भी बोल रहे हैं और इसे स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, क्योंकि ये बोन्स के पास प्रेजेंट है और ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके इंटरनल स्ट्रक्चर। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी आपका ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, उसमें लेयरिंग रहती है। तो ये बाहर वाली लेयरिंग जो है वो तो क्या मैंने आपको बताई एपिथेलियल टिश्यू की। उसके अलावा अंदर की तरफ एक लेयर और होती है जिसमें मेनली क्या प्रेजेंट रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज या तो ब्लड होगा या फिर उसमें ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर उसमें एक लेयर और प्रेजेंट रहती है। सबसे अंदर की तरफ की बात करूँ तो ये मैंने अंदर बाहर ही बताया था, जैसे बाहर की तरफ एपिथेलियल टिश्यू हो गया, फिर कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड होती है, फिर अंदर की तरफ एक और लेयर होती है जिसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, मसल्स टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, मसल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो वो कौन सी सेल बताई मैंने, अनस्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स बताई मैंने। और कार्डिक मसल्स नाम से समझ आ रहा है कहाँ प्रेजेंट रहती है, हार्ट में प्रेजेंट रहती है। अब मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैंने इसे स्ट्रेटेड नाम दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बताऊँगी जो बंडल्स होते हैं उन बंडल्स में जो सेल्स रहती हैं, ठीक है। एक सिंगल सेल मसल सेल की बात करें तो मसल सेल का जो बाहर वाला लेयर होता है इसको बोलते हैं सार्कोलेमा।
इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है, दिस लिक्विड इज नॉन एज सार्कोप्लाज्म। इस लिक्विड को मैं क्या कह रही हूँ, सार्कोप्लाज्म कह रही हूँ। इसके अलावा जैसे वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट रहता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं क्या नाम देती हूँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, दिस फाइबर्स इज नॉन एज माइक्रोफाइब्रिल। ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, यदि हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इनमें ही क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्ट्रेशन, डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं इसमें। ये डार्क बैंड हो गए बच्चों और ये लाइट बैंड हो गए, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टेड मसल्स बोलते हैं। जबकि यहाँ मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें ये सिंगल सेल रहता है नॉर्मली, ये नॉर्मली मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, ध्यान रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है सिंगल सेल है तो यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, बट ये जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है। इसमें भी फाइबर होते हैं, बट इनके जो पॉइंट होते हैं, लास्ट एंडिंग होती है वो टैपरिंग एंड, यानी पॉइंटेड हमें दिख रही हैं सेल्स इसमें प्रेजेंट रहती हैं, किसमें, स्मूथ मसल्स में। ठीक है, कार्डिक मसल्स की बात करूं बच्चों, तो कार्डिक मसल्स जो होती हैं इस तरीके से इसमें ब्रांच्ड होती हैं, इसमें भी आपके क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, इसकी दो जो होती हैं वो आपस में मिल रही हैं, तो इसलिए ये आपको मल्टीन्यूक्लिएटेड दिख रहा है, बट ब्रांच अलग है इसकी। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। कौन, कार्डिक मसल। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, ये तो इसकी स्ट्रक्चर होगी, अब हम फंक्शन की बात करते हैं। स्केलेटन मसल्स क्योंकि बोन्स के पास प्रेजेंट है, तो ये मसल्स जो होती हैं वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री जिसमें हमारा कंट्रोल रहता है। ठीक है, ये क्योंकि इंटरनल ऑर्गन में होती है तो ये क्या होती हैं, नॉन वॉलेंट्री, यानी इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। कार्डिक मसल्स स्ट्रक्चर में तो किसकी तरह होती है, स्केलेटन मसल्स की तरह, बट फंक्शन में किसकी तरह होती है, स्मूथ मसल्स की तरह होती है। डैट मीन्स ये नॉन वॉलेंट्री होती है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टॉपिक क्लियर हुआ, मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, लास्ट नर्वस टिश्यू। किससे नर्वस टिश्यू फॉर्म हो रहा है, नर्व सेल से। नर्व सेल की बच्चों में बात करूं, इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मेन है इसे हम क्या बोल रहे हैं, साइटोन या सेल बॉडी। ओके, ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स, और ये जो क्या होता है, ये होता है एक्सॉन्स, और ये नर्व एंडिंग। ठीक है, ये होता है कंप्लीट आपका नर्व का स्ट्रक्चर। मेन 3 पार्ट हैं इसके, साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, ब्रांच्ड होती हैं, और सेकंड ये क्या करते हैं, इम्पल्स को लेने का काम करते हैं। इम्पल्स साइटोन से होते हुए एक्सॉन जो होती है, एक्सॉन के थ्रू वन नर्व टू अनदर नर्व जाते हैं, यहाँ से आपके अगेन दूसरी नर्व यहाँ पे जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि एक नर्व दूसरे नर्व से जुड़ती है और एक तरह से पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाती है, और वो क्या कहला रहा है, नर्वस टिश्यू कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सॉन की। एक्सॉन यहाँ पे आप देखो बच्चों, मैंने एक ही बनाया, बहुत सारे नहीं बनाए, एक ही एक्सॉन मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, तो एक्सॉन एक ही रहता है। ठीक है, इसके पास यहाँ पे ये क्या है, माइलिन सीट। ठीक है, माइलिन सीट होती है ये, और ये होता है आपका नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर ये होती है माइलिन शीट। ठीक है, ये माइलिन सीट होती है, और उसके अलावा यहाँ पे एक सेल्स होती हैं, जिन सेल्स को हम नाम देते हैं
स्वान सेल, ठीक है। ये स्वान सेल का क्या काम होता है, इन माइलिन सीड को सिक्रीट करना, ठीक है। तो मेनली स्वान सेल सब में नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये जो होती है मेनली क्या कर रही है आपके, किसको सिक्रीट कर रही है, स्वान सेल माइलिन सीड को सिक्रीट करती है। तो ये आपकी कंप्लीट किसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, नर्व की स्ट्रक्चर हो जाती है। और नर्व आपस में बहुत सारी नर्व मिलती हैं और वो क्या करती हैं, नर्व टिश्यू बनाती हैं और उनका मेन काम होता है कि इम्पल्स को एनवायरनमेंट से लेना, ब्रेन तक पहुंचाना, ब्रेन से रिस्पांस को लेकर आना और उस अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका कौन सा हो गया, एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो गया। और यहाँ ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है क्योंकि इसके आगे जो कॉकरोच वाला टॉपिक है वो आपका डिलीट हो चुका है, ठीक।